जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का एक लेक्चर हो चुका था, सेकंड लेक्चर आज शुरू होता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में यानी कि पहले जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने बता दिया था कि हिंदी वर्णमाला में लेखन और उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं, वर्ण किन्हें कहा जाता है, वर्णमाला किन्हें कहा जाता है, और साथ ही साथ हमने स्वरों के बारे में भी बात कर ली थी। हमने वर्गीकरण के आधार पर कई प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण किया था। उसमें से हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उच्चारण के स्थान पर होठों के आकार के हिसाब से जो स्वर होते हैं वो पढ़े थे हमने। और क्या पढ़ा था हमने? साथ ही साथ हमने पढ़े थे कौन से वाले स्वर? मुख के खुलने के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हवा। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। जब भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर से, मतलब अंदर से प्राण वायु निकलती है, तो वो हवा किस तरीके से निकलती है, किस अंग से होते हुए निकलती है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। हेडिंग लिख लीजिए आप। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। इसके आधार पे जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब हवा हमारे नाक या मुंह से निकलती है तो इसके आधार पर जो स्वर होंगे वो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? तो पहला जो कहलाता है वो कहलाता है निर्नासिक। निर्नासिक, ठीक है। पहला जो है वो कहलाता है निर्नासिक और दूसरा जो है वो कहलाता है अनुनासिक। निर्नासिक या निर्नुनासिक किसको कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसको निर्नुनासिक कहा जाता है, या मौखिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक सही कर लीजिएगा आप इसको। निर्नुनासिक या मौखिक नासिक या मौखिक स्वर, जिनका उच्चारण में हवा केवल कहाँ से निकले? मुंह से, उसे क्या कहा जाता है? निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहा जाता है। कौन कौन से स्वर आते हैं इसके अंतर्गत? इसमें आते हैं अ, आ और ई। ठीक है, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर अ, आ और ई, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है। ठीक है, हमारे मुंह से हवा निकलती है। अ हमने बोला, कोई मूवमेंट नहीं हुआ अंदर के अंगों का, केवल हमने मुंह खोला। तो आ ई, इससे उसको क्या कहा जाता है? निर्नुनासिक। दूसरा जो होता है वो कहलाता है अनुनासिक। दूसरा जो इसका प्रकार है वो कहलाता है अनुनासिक। ठीक है, क्या कहलाता है? अनुनासिक। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जिसमें मुंह से निकलने के साथ साथ नाक से भी निकले। क्या क्या आएगा इसमें? अ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, फिर आ के ऊपर भी चंद्र बिंदु, फिर ई के ऊपर भी चंद्र बिंदु। इस प्रकार के जितने भी स्वर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब कहलाते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है, तो ये हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर थे। अब जो हैं वो हैं प्राणता के आधार पर स्वर। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए आप। प्राणता के आधार पर प्राणता के आधार पर व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से स्वर होते हैं उसी प्रकार से व्यंजन भी होते हैं प्राणता के आधार पर। तो प्राणता का अर्थ क्या होता है? हमारे मुख से निकलने वाली प्राण वायु।
ठीक है। और प्राणता के आधार पर जितने भी प्रकार के स्वर होते हैं उनके उच्चारण में हमारे मुंह से बहुत कम वायु निकलती है, इसीलिए प्राणता जो होगा वो एक ही प्रकार होगा और वो होगा अल्प प्राण। जिसमें बहुत कम वायु निकले उसको अल्प प्राण कहा जाता है, जिसमें ज्यादा वायु निकले उसे महाप्राण कहा जाता है। तो प्राणता के आधार पर दो प्रकार होते हैं, लेकिन स्वरों में केवल एक ही प्रकार होता है और वो होता है केवल अल्प प्राण। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि सभी स्वरों के उच्चारण में कम प्राण वायु, कम या अल्प प्राण वायु निकलती है। इसलिए सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राणता के आधार पर हो गए सभी स्वर। दूसरा है, मतलब अगला जो है वो है घोषिता के आधार पर। घोषिता के आधार पर, घोषिता के आधार पर अब घोषिता का मतलब होता है हम जब भी कोई वर्ण बोलते हैं तो उसके कारण हमारे अंदर कंपन उत्पन्न हो जाता है, हमारी स्वर तंत्रिकाएं कंपन करने लग जाती है। तो घोषता या घोष का अर्थ होता है कंपन करना। और घोषिता के आधार भी दो होते हैं, प्रकार दो होते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। लेकिन घोषिता के आधार पर अगर आप स्वरों को विभाजित करते हैं तो उसका एक चार्ट है, उसके आधार पर आप सभी तरीके से उसको समझा सकते हैं। जैसे कि अगर कंठ से किसी वर्ण का उच्चारण होता है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे वो लिखा जाएगा। तालव्य के हिसाब से कितना होता है, मूर्धन्य के हिसाब से कितना होता है, दंत के हिसाब से कौन से स्वर आएंगे, तो वो सारी चीजें घोषिता के आधार पर स्वरों में आ जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए एक चार्ट के रूप में। सबसे पहले आप लिखिएगा वर्ण नाम, उसके बाद आप लिखिएगा उच्चारण। ठीक है, वर्ण नाम, उच्चारण। उसके बाद में आप लिखिएगा ह्रस्व और दीर्घ स्वर। यहाँ क्या आएगा, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व जिसको मूल स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व या स्वर, पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया है ये। फिर आएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। उसके बाद आएगा निर्नुनासिक या मौखिक, और फिर आएगा अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, तो ये स्वर हैं, कुछ वर्ण हैं, इनके आधार पर आपको वर्ण बताने हैं कि किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा। चलिए, वर्ण नाम है कंठ्य। कंठ्य उच्चारण स्थान इसका कंठ या गला। ठीक है, कंठ, कंठ जो हमारा गला होता है उसी को क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है या कंठ कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, लघु स्वर में आएगा इसमें अ को लघु स्वर कहा जाता है। यहाँ पर दूसरे पेन से आप आएगा ये नहीं दिखाई देगा। फिर यहाँ दीर्घ में आ जाएगा। निर्नुनासिक में अ और आ दोनों आ जाएंगे, और अनुनासिक में अ उसके ऊपर चंद्र बिंदु और आ के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट है कंठ के बाद तालव्य। तालव्य
तालव्य जिनका उच्चारण स्थान है तालु। तालु ऊपर का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसमें आएगा लघु स्वर में या ह्रस्व स्वर में क्या आएगा, ई। इसमें आएगा ई। दीर्घ स्वर में आ जाएगा बड़ी ई। निर्नुनासिक में छोटी ई, क्योंकि निर्नुनासिक या मौखिक कौन कौन से होते हैं, अ, आ और ई, इसीलिए निर्नुनासिक में ई आएगा और अनुनासिक में ई के ऊपर चंद्र बिंदु। अगला जो है तालव्य, कंठ्य तालव्य। अगला है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य किसको कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है मूर्धा, जब ऊपरी तालु को स्पर्श करते हैं तो क्या कहा जाता है, मूर्धा। ऊपरी तालु को स्पर्श करके जब जीभ का आगे का हिस्सा ऊपरी तालु को स्पर्श करके झटके से नीचे कर देता है, उसको जो उच्चारण होता है जिस वर्ण का इस समय, उसको कहा जाता है मूर्धन्य स्वर। अब इसमें मूर्धन्य स्वर में क्या आएगा, री। क्या आएगा, सिर्फ री। री जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या आता है, हमारी जो जीभ है उसका आगे का हिस्सा उलट कर झटके से नीचे आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य या मूर्धा स्वर। उसके बाद आता है औष्ठ्य। औष्ठ्य या होंठ। औष्ठ्य या औष्ठ्य या होंठ। होंठों को आपस में स्पर्श करने से या होंठ का जो शेप बदलता है उससे किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो वो होता है ऊ का। ह्रस्व में छोटा ऊ आएगा और दीर्घ में बड़ा ऊ। यहाँ ऋषि की जगह कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। औष्ठ्य के बाद में है क्या आएगा, कंठ तालव्य, मूर्धन्य, औष्ठ्य। इसके बाद में है कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालव्य को मिलाकर जिनका उच्चारण होता है, कंठ और तालव्य। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम इसको। कंठ तालव्य, उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ प्लस तालव। कंठ प्लस तालु, ठीक है। अब इसमें ह्रस्व स्वर में क्या आ सकता है, ह्रस्व स्वर में देखिए, इसमें ह्रस्व स्वर कोई नहीं होगा क्योंकि ऋषि पर ही ह्रस्व या मूल स्वर खत्म हो जाते हैं, बचते हैं क्या, दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ आएगा ए और ऐ, और यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। कंठ तालव्य के बाद है कंठ औष्ठ्य, ठीक है, कंठ तालव्य, और उसके बाद है क्या है, कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य में कंठ प्लस औष्ठ्य को मिलाकर कंठोष्ठ्य। कंठ्योष्ठ्य, ठीक है। में आएगा कंठ, कंठ प्लस औष्ठ्य। यहाँ भी लघु स्वर में कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर आ जाएगा ओ और औ, बाकी यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो ये है घोषिता के आधार पर सभी प्रकार के स्वर, इस तरीके से इनको विभाजित किया गया। जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है, अ, जब हम अ बोलते तो हमारा यहाँ का कंठ आपस में स्पर्श होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंठ्य स्वर, ठीक है। अ का भी होता है, आ का भी होता है, साथ में अ और आ को निर्नुनासिक भी कहा जाता है या मौखिक स्वर भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी आ गया है। और अनुनासिक में क्या क्या आते हैं, अ, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, और अ, इसके ऊपर चंद्र बिंदु। उसके बाद है तालव्य। तालव्य में ई जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ का जो पीछा वाला हिस्सा है वो हमारे ऊपर के तालु को स्पर्श करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ई। और
ई जो है इसको, छोटा ई जो है इसको निर्नुनासिक भी कहा जाता है, इसीलिए वो भी आ जाएगा। और ई के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा अनुनासिक में, जिनका उच्चारण नाक से होता है। मूर्धन्य में, मूर्धा में केवल री आएगा। जब हम री बोलते हैं तो हमारी जीभ का आगे का हिस्सा ऊपर के तालु को स्पर्श करके झटके से बाहर आ जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है ऊपर के तालु को मूर्धा। ठीक है, जीभ के नीचे वाले भाग और ऊपर के तालु को स्पर्श करना ही मूर्धा कहलाता है, इसीलिए क्या कहलाता है, मूर्धन्य। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा ऋषि के बाद में, फिर यहाँ पर ओष्ठ में ऊ और ऊ आएगा। ये नीचे कर लीजिए आप थोड़ा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब पता ही है आपको। ओष्ठ जिनमें होठों का आकार बदल जाता है, ऊ और ऊ जब हम बोलते हैं तो हमारे होठों का आकार बदल जाता है, इसलिए ह्रस्व में छोटा ऊ आ जाएगा और दीर्घ में बड़ा ऊ। बाकी निर्नुनासिक और अनुनासिक में कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य से जिनका उच्चारण होता है, ए जब हम बोलते हैं तो हमारे यहाँ के कंठ और इधर पीछे के तालु का स्पर्श होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंठ तालव्य। और इसे कहा जाता है कंठ्योष्ठ। ऊ, ओ और औ को, इसमें भी हमारे होठ का शेप चेंज हो रहा है, आकार बदल रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंठ्योष्ठ। तो ये हमने आपको बता दी है प्राणता के आधार पर स्वर, घोषता के आधार पर स्वर। स्वरों का पूरा वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। हमने आपको बता दिया है कि उच्चारण किस तरीके से होता है स्वरों का। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, जीभ के आकार पर कितने होते हैं, और होठों की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं, हवा के मुंह और नाक से निकलने के आधार पर कितने होते हैं, प्राणता के आधार पर कितने होते हैं, और घोषता के आधार पर कितने होते हैं। सारे के सारे स्वर हमने बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह के बारे में, उसके बाद में हम व्यंजन की बातें करेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है आपका, या अगली जो हेडिंग है वो है आपकी अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह को अयोगवाह किसने कहा है, तो अयोगवाह को अयोगवाह कहा है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने। किशोरी दास, अयोगवाह को अयोगवाह कहा है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। अयोगवाह को अयोगवाह आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, क्यों कहा है, क्योंकि ये जो होते हैं अ के योग से मिलकर बने होते हैं। और कौन से वर्ण होते हैं, तो अयोगवाह जो होते हैं वो होते हैं अम और अह। अम और अह को ही कहा जाता है अयोगवाह। किसने कहा है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने इनको क्या कहा है, अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से उत्पन्न। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है, अ के योग से उत्पन्न। ठीक है, जो भी वर्ण अ के योग से मिलकर बने होते हैं उन्हें अयोगवाही कहा जाता है। और जितने भी प्रकार के व्यंजन होते हैं सभी अ के योग से ही निर्मित होते हैं। वैसे अयोगवाह अम और अह को कहा जाता है। अम हम बोलते हैं तो पहले उच्चारण किसका होता है, अ का। अह जब हम बोलते हैं तो इसमें भी पहले उच्चारण किसका होता है, अ का। वैसे अगर इस बिंदी की बात की जाती है, इस वाली बिंदी की अगर बात की जाती है, तो इस बिंदी को, किसी भी अक्षर के ऊपर अगर कोई बिंदी लगी होती है तो उसको कहा जाता है अनुस्वार। अनुस्वार। और दो बिंदी लगी होती है किसी अक्षर के पीछे तो उसको कहा जाता है विसर्ग। तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। तो बच्चे बोलते भी हम की बिंदी हो गई, तो अनुस्वार कहा जाता है इसको। और दो बिंदु अगर होती है तो उसको कहा जाता है विसर्ग। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि आ, अम और ओ, निम्न में से बताइए कौन सा अयोगवाह है, तो आप क्या बताएंगे, अम जो होता है वो क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। या फिर आपसे पूछ लिया कि क में निम्न में से बताइए अयोगवाह कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, ये इसके ऊपर क्या लगा है, अम की बिंदु लगी हुई है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है, ये अयोगवाह कहलाते हैं, अम और
अह, क्योंकि ये किससे मिलकर बने हैं, अ के योग से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने ही इनको क्या कहा है, अयोगवाह कहा है। इसके बाद बढ़ते हैं हम व्यंजन की तरफ। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन भी लेखन और उच्चारण के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पर मैंने आपको व्यंजन की संख्या बताई थी 35, और उच्चारण के आधार पर मैंने आपको व्यंजन की संख्या बताई थी 33 होती है। ठीक है, लेखन उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बता दी है कि 33 होती है और 35 होती है। अयोगवाह जो था, इसका उच्चारण अगर आप करते हैं तो ये अह, अम, तो इसमें ना तो पूर्ण रूप से स्वर पाए जाते हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको अलग नाम दे दिया अयोगवाह। ठीक है, और ये अयोगवाह किसने रखा है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। अब हम स्वर की तरफ बढ़ते हैं। स्वर जो होते हैं 35 होते हैं लेखन के आधार पर और 33 होते हैं उच्चारण के आधार पर। जितने भी व्यंजन होते हैं ये वो ध्वनियां होती है जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं की जा सकती है। ठीक है, जितने भी व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण बिना स्वर के, और कौन सा स्वर, अस्वर। ठीक है, बिना स्वर के इनका उच्चारण कभी भी संभव नहीं है, ये हमेशा आधे ही रहते हैं। कैसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा क, मैंने लिखा क, अब इस क का जब हम विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, इसमें क आधा और इसके साथ जुड़ा है अ, तब जाकर ये क बनता है। ऐसे ही मैंने लिख दिया को लिखेंगे हम तो इसमें भी क आधा, ये हलंत लगा है, इसका मतलब होता है कि क ऐसा है, और ओ की मात्रा लिखी है इसलिए ओ स्वर आ जाएगा, तब जाके क्या बनता है, ये को बनता है। तो इसी तरीके से जितने भी व्यंजन होते हैं सारे के सारे व्यंजन बिना स्वर के अधूरे होते हैं, आधे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, आधे, जैसे आधा क, आधा त, ऐसे, या ऐसे लिख दो आप, तो ये क्या है, आधे होते हैं। ये स्वर के साथ ही पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, इनका पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख द्वार से अबाध्य गति से निकलती है उनमें जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या पूर्ण या अवरुद्ध अवर्ण कहलाते हैं, तो वो सारे व्यंजन ही होते हैं। ठीक है, आधा अक्षर के लिए अगर ये हलंत लगा है मतलब कि सारे व्यंजन कैसे हैं, आधे हैं, आधे अक्षर हैं ये। उसके बाद में इसमें कुछ अलग व्यंजन भी जुड़े होते हैं, जैसे उनको कहा जाता है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, है ना। व्यंजन में कुछ अलग भी होते हैं जिनको कहा जाता है उच्छिप्त, क्षिप्त या द्विगुण या अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त, जो कि वर्णमाला में आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ड़ और ढ, ये आपको वर्णमाला में नहीं दिखाई देता है। पता है बच्चों के पढ़ने का तरीका क्या होता है, वर्णमाला में जो क वाली लाइन आती है, क वर्ग आता है, उसमें जो ये अंग आता है उसको बच्चे पढ़ते हैं ड़ पढ़ते हैं, जबकि ये इसका सही उच्चारण नहीं है, इसको पढ़ा जाता है अंग। ठीक है, अंग, फिर इसको पढ़ा जाता है इय, अंग इय, फिर इसको पढ़ा जाता है न, अंग इय न, फिर न, और फिर म, और ये सभी के सभी का उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए इनको अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। अभी मैं व्यंजनों के प्रकारों में बताऊंगी, ये आते हैं किसमें, लेखन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसको क्या करते हैं बच्चे, ड़ पढ़ते हैं, जबकि ये ड़ नहीं है, ये क्या है, अंग है। ड़ क्या है, ड़ ये है, और ढ़ क्या है, ये ढ़। जैसे हम बोलते हैं लड़ाई, लड़ाई जब हम बोलते हैं तो ड़, लड़ाई, ना कि हम ऐसे बोलेंगे लंगाई। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, लंगाई आ जाएगा, तो ये गलत उच्चारण हो जाएगा। या अगर हम ये बिंदी हटा दें, अगर हमने ये बिंदी हटा दी तो क्या शब्द हो जाएगा, लड़ाई। क्या लड़ाई शब्द सही है, नहीं है। ठीक है, ये गलत शब्द है। या हमने इसका एक होता है ढ, ठीक है, ये ढ है, और एक होता है ढ, ये ढ ढ़, और ये ड और ये ड़, तो ये बिंदी का प्रभाव पड़ता है उच्चारण के तरीके पर। ठीक है, अगर आप इसको ड पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा।
और अगर आप इसको ढ पढ़ रहे हैं तो ये ढ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ढ। तो ये उच्चारण स्थान भी होते हैं कुछ व्यंजनों के। व्यंजन मैंने आपको बता दिया, संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पर 35, उच्चारण के आधार पर 33। उसके साथ में जितने भी व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के नहीं प्रयोग में किए जा सकते हैं, अगर उसमें स्वर जुड़ा है तभी वो पूरे होंगे, वरना वो आधे ही रहते हैं। इस तरीके से आधे ही रहते हैं। वर्णमाला में कुछ अतिरिक्त या उच्छिप्त या द्विगुण, संख्या में 2 होते हैं इसीलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। वो होते हैं ये ड और ड़, ये 2 अतिरिक्त या द्विगुण या क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार। हेडिंग लिख लीजिए आप, व्यंजन के प्रकार। अब जिस प्रकार से व्यंजनों की संख्याएं थी अलग अलग लेखन उच्चारण के आधार पर, उसी प्रकार से व्यंजनों के उच्चारण और लेखन के आधार पर भी प्रकार हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। पहले हम क्या पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं उसमें जो पहला है वो आप लिखिएगा कंठ व्यंजन। क्या लिखेंगे आप, कंठ व्यंजन, क्योंकि उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कंठ व्यंजन। कौन से होते हैं ये सारे के सारे कंठ व्यंजन, कौन से होते हैं, तो ये होते हैं क, ख, ग, घ और इंग। कंठ व्यंजन क्योंकि इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। आप बोल कर देखिए, उच्चारण करके देखिए, क ख दोनों, यहाँ जो कंठ है अंदर वाला और बाहर वाला आपस में स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कंठ व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, इसके बाद में है तालव्य व्यंजन। क्या है, तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन जिनका उच्चारण कहाँ से हो, तालु से हो, उनको क्या कहा जाता है, तालव्य व्यंजन कहा जाता है। कौन सा आ जाएगा, च, छ, ज, झ, इय, च। हमारी जीभ का आगे का हिस्सा हमारे ऊपर के तालु को स्पर्श कर रहा है, दांत के थोड़े से ऊपर वाले हिस्से को, च, छ, ज, झ, इय, तो ये क्या कहलाता है, तालव्य। इसके बाद में है मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, इसमें क्या होता है, जीभ का आगे का हिस्सा उलट कर ऊपर के तालु को स्पर्श करेगा और झटके से नीचे आ जाएगा, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ और न। इसके बाद में आता है दंत व्यंजन, जिनका उच्चारण मतलब उच्चारण स्थान में जो जीभ का आगे का हिस्सा है हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, तो इसको कहा जाता है दंत व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन आ जाएंगे इसमें, इसमें आ जाएगा त, थ, द, ध और न। दंत के बाद आता है औष्ठ्य व्यंजन। औष्ठ्य व्यंजन, अब औष्ठ्य, जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करने लग जाते हैं, उनको कहा जाता है औष्ठ्य व्यंजन। और औष्ठ्य व्यंजन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं प, ह, व, भ और म। उच्चारण करके आप खुद ही देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। औष्ठ के बाद आते हैं वत्सर्य व्यंजन। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, ठीक है। औष्ठ्य, उसके बाद है दंत्योष्ठ्य। दंत्योष्ठ्य व्यंजन, दंत्योष्ठ्य, जिसमें जो उच्चारण स्थान है वो दांत और ओष्ठ को मिलाकर होता है, दंत्योष्ठ्य व्यंजन। ठीक है, दांत और ओष्ठ को मिलाकर जिनका उच्चारण होता है उनको कहा जाता है दंत्योष्ठ्य व्यंजन, और वो होता है केवल ब।
हमारे ऊपर के दांत और नीचे के ओष्ठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है दंत्योष्ठी व्यंजन। दंत्योष्ठी व्यंजन, ठीक है। दंत्योष्ठ के बाद है वत्सर्य। वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य का मतलब होता है मसूड़े। जब हमारे जीभ का आगे का हिस्सा हमारे मसूड़ों को, ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करते हैं और उस समय जिन भी व्यंजनों का उच्चारण होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? वत्सर्य व्यंजन कहा जाता है। क्या क्या आएंगे इसमें? न, र और ल। न, र और ल। जीभ का आगे का हिस्सा हमारे दांत के जस्ट ऊपर वाले मसूड़ों को स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो वो कौन से हो गए? न, र और ल। आखिरी जो बचा है वो है स्वरयंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन, ठीक है। स्वरयंत्र मुखी, स्वरयंत्र मुखी या इसी को कहा जाता है काकल्य व्यंजन। और स्वरयंत्र मुखी का मतलब होता है उस व्यंजन का उच्चारण जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक वायु आपके मुंह से निकले, वो क्या कहलाता है? वो स्वरयंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन कहलाता है। और वो है केवल ह। ह जब आप बोलते हो तो आपके शरीर की जितने भी प्राण वायु होती है बाहर हो जाती है। आप बोलते हो ना ह, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना आप, तो वो क्या हो जाता है? स्वरयंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। तो ये उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के सारे प्रकार हो गए हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, औष्ठ्य, दंत्य, दंत्योष्ठ्य, वत्सर्य और स्वरयंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। 8 प्रकार के व्यंजन हैं ये, जो उच्चारण के आधार पर होते हैं। इसके बाद में है लेखन के आधार पर व्यंजन, और उसके बाद है प्राणता और घोषता के आधार पर व्यंजन। ये सभी व्यंजन हम आपको पढ़ाएंगे, कंटिन्यू आपकी क्लास लगेगी अब हिंदी की, और आपकी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। तो ये हो गए हैं उच्चारण के आधार पर। अब हम लिखेंगे लेखन के आधार पर व्यंजन। दूसरा जो है इसका लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर जो व्यंजन होता है उसमें सबसे पहला जो व्यंजन है उस व्यंजन का नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप इसमें लिख लेना कि इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। इनकी संख्या इनकी संख्या 25 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और हमारे मुंह के जितने भी अंग होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं, उन सभी का आपस में स्पर्श करना ही क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। जैसे कि क वर्ग कंठ में आ जाएंगे, जितने भी 5 अक्षर है वो सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तालव्य व्यंजन इसमें आ जाएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य और औष्ठ्य, ये सभी 5 वर्ग आ जाएंगे इसमें, इसीलिए इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। क्या क्या आएंगे इसमें? क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ण, प, फ, ब, भ और म। जोड़ लीजिए कितने हो गए? 5, 10, 15, 20 और ये 25। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 25, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के बाद में दूसरा जो आता है वो है अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन, जिनका उच्चारण कहाँ से हो? नाक से हो, उनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अब मैंने आपको बताया था कि नाक से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं? तो वो है अंग, यण, न, म, ठीक है। अनुनासिक इनकी संख्या 5 होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इन्हें
पंचमाक्षर भी कहा जाता है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन्हीं को कहा जाता है अनुनासिक या पंचमाक्षर। अंग यण नम, ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? अनुनासिक या पंचमाक्षर। इसके बाद है अगला जो व्यंजन है वो है तीसरे नंबर पर, क्या है? उच्छिप्त, उच्छिप्त या द्विगुण या अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन वो कौन से होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, दो होते हैं वो, एक तो होता है ड़ और दूसरा होता है ढ़। इन दोनों को उच्छिप्त, अतिरिक्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्णमाला में गिने नहीं जाते हैं, वर्णमाला में आपको दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उच्छिप्त या अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है, सॉरी, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। संख्या इनकी दो होती है, इसीलिए इनको द्विगुण कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए क्या? उच्छिप्त या द्विगुण या अतिरिक्त, वर्णमाला के अतिरिक्त होते हैं ये, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अतिरिक्त व्यंजन, ठीक है। उसके बाद में अतिरिक्त उच्छिप्त अंतःस्थ व्यंजन, चौथे नंबर पर आप लिखिएगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ, अंतःस्थ जो व्यंजन है इनका उच्चारण अंदर से होता है, नाभि के अंदर से होता है, इसीलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये होते हैं य, र, ल और व, ठीक है। य, र, ल जब आप बोलते हैं तो आपकी नाभि के ऊपर जोर पड़ता है, इसीलिए इनको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। पांचवा जो है वो कहलाता है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण से, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह से उष्मा उत्पन्न होती है उन्हीं को कहा जाता है उष्म व्यंजन। कौन कौन से होते? स, श, श, ह, श, श, स, ह, स, श, श और ह, ये चारों ही क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन, ठीक है। गर्माहट सी उत्पन्न होती है, स बोलेंगे आप, स, श, ह, तो आपको गर्माहट सी महसूस होगी। आखिरी जो व्यंजन बचा है, इसमें 6 प्रकार होते हैं ये लेखन के आधार पर, वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जब कोई व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना हो, उन्हीं को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं क्ष, त्र, य और श्र। किन से मिलकर बने होते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। क्ष जो होता है ये आधे क और पूरे श से मिलकर बना होता है। ये मोस्ट IMP है, बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए क्ष किन व्यंजनों से मिलकर बना है? आधा क और श। ये जो है ये हलंत है, इसका मतलब क्या है कि क कैसा है? आधा है। य, ज और य से मिलकर बना है, और श्र आधे श और र से मिलकर बना है। ये मोस्ट IMP टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से कर लेना कि क्ष जो है किन से मिलकर बना है, त्र जो है त और र से मिलकर बना है, य जो है ज और य से मिलकर बना है, और श्र जो है आधे श और र से मिलकर बना है। तो ये हो गए उच्चारण और लेखन के आधार पर व्यंजन। अब घोषता और प्राणता के आधार पर जो व्यंजन बचे हैं वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको ध्वनियाँ भी बता दूंगी कि आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है, वो सारी, उनका उच्चारण किस तरीके से होता है, अंग्रेजी ध्वनियाँ कौन सी होती है, तो ये ध्वनियों के बारे में भी अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरीके के और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी वाले सारे वीडियोस आपको मिल जाएं और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।